क्या ये मानो कि आज का जो फैसला आया, आज का जो स्टे ऑर्डर आया, तो जो अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई और खासतौर पर कैंपस में थी, वो रुकेगी? बिल्कुल, देखिए आज समानता की जीत है और जिस तरह से इक्वालिटी का एक प्रिंसिपल संविधान में इंश्राइंड है आर्टिकल 14 में, आज उसी बेसिस पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी, संजय दीक्षित, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया की तरफ से। और मेन जो मुद्दा था वो ये था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सेक्शन 3C में डिफाइन किया गया है, उसमें जो आपने जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड किया है और ये माना है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ हो सकता है, ये सीधे सीधे तौर पे आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इस तरह की परिभाषा लाने के पीछे ना कोई इंपेरिकल डेटा था, ना कोई रिसर्च थी, ना इसका कोई रीजनेबल नेक्सस था विद ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, ना कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया था, ना कोई रैशनल था, टोटल वेग था। और इस सिद्धांतों पे सुप्रीम कोर्ट के हजारों जजमेंट्स के आधार पे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का भी वायलेशन था। मैं आपको बताना चाहता हूं राकेश जी कि सुप्रीम कोर्ट UGC रेगुलेशन 2012 की वर्किंग कितनी इफेक्टिव है नहीं है, इस मामले को विगत 2019 से मॉनिटर कर रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट की कभी भी ये मंशा नहीं थी कि ये जो रेगुलेशन जिस शेप में आए हैं इस शेप में लाए जाए। और इसीलिए आज हमारे पक्ष को सुनने के बाद, सारे पक्षों को सुनने के बाद, केंद्र सरकार को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस रेगुलेशंस पे टोटल रोक लगाई है, इसको एबियंस में डाला है और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो पूर्व के नियम थे UGC रेगुलेशंस 2012 उनको प्रभावी किया है। इसका अर्थ ये है कि आज भी कोई इस देश में रेमेडीलेस नहीं है। अगर कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए मैकेनिज्म और मैं एक रेमेडी चीज पूछता हूं विष्णु जैन जी, आपने अदालत में कहा, एक जो आपकी दलील है कि सामान्य जाति के फ्रेशर लड़के के पहले ही दिन जेल जाने का अंदेशा, क्यों आपने ये बात कही, क्यों ये दलील रखी, क्यों आपको लगा ऐसा? उसका कारण यह है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा है उस परिधि में, उस परिभाषा में जनरल कैटेगरी नहीं आती है। क्या परिभाषा है, जरा क्या उसमें लिखा था, जरा बताइए दर्शकों को, क्यों ये बवाल इतना बचा? सेक्शन 3C ये कहता है, सेक्शन 3C आप डेफिनेशन का पढ़ लीजिए, उसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है और उसमें लिखा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस अ डिस्क्रिमिनेशन मेड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ होगा। तो ये जो परिभाषा है, इसी को मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे ना कोई इंपेरिकल रिसर्च है, ना कोई डेटा है, ना इसके पीछे कोई स्टडी है और इस तरह से एक वर्ग को ऑप्रेसर मान लेना ये टोटल गलत है। मैं हूबहू पढ़ के सुना देता हूं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मींस कोट एंड कोट, caste based discrimination means discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of SC, ST and OBC। मतलब अगर सामान्य जाति के, मतलब अगर सामान्य या सवर्ण जाति का कोई छात्र है, उसके खिलाफ कोई टिप्पणी करे तो वो शिकायत नहीं कर सकता है, केवल SC, ST जी, उन्हीं के खिलाफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। तो आपने एक वर्ग को एक्सक्लूड कर दिया और सबसे बड़ी बात है, कानून अपने आप को खुद कंट्राडिक्ट कर रहा था। डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 3E में और डिस्क्रिमिनेशन में हर तरह के पहलू लिए गए हैं कि क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन की परिधि में आता है। तो 3C लाने का कोई मतलब नहीं था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राकेश जी, इस बात को जरा अप्रिशिएट करिए कि इस देश में SC, ST एक्ट ऑलरेडी लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित कुमार के जजमेंट में 2 जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बना रखी है जो सारे कैंपस को मॉनिटर कर रही है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जजेस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रविंद्र भट्ट की निगरानी में। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे मैकेनिज्म्स हैं, उसके बाद आप सेक्शन 8B ले आए जिसमें यह कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कमेटी है, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आएगी तो वो पुलिस अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे। अब आप मुझे बताइए, आप अगर कोई आदमी के खिलाफ आज SC, ST एक्ट का वायलेशन होता है, कहीं SC, ST एक्ट लगता है, तो वो पुलिस को कंप्लेंट करेगा और पुलिस उसके बाद देखेगी कि कंप्लेंट दर्ज होनी कि नहीं होनी है, एक्शन आगे लिया जाएगा, कंप्लेंट दर्ज करेगी, चार्जशीट फाइल होगी या क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी। पर उसके ऊपर एक आपने कमेटी बना दी जो ये कहेगी पुलिस को कि आप कंप्लेंट दर्ज करिए। तो ये सीधे सीधे जो सेटल्ड क्रिमिनल लॉ है उसका भी वायलेशन है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप OBC कैटेगरी को आप ले आए। अच्छा राकेश जी, इस बात को समझिए, आज वेस्ट बंगाल में जो सरकार है इस समय, उसमें कितना
मुस्लिम समाज के लोग ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं। तो आज एक ओबीसी की कोई राष्ट्रीय सूची नहीं है, इस बात को जरा अप्रिशिएट करिएगा। ओबीसी की कोई राष्ट्रीय सूची नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी एक राज्य में ओबीसी है, दूसरे राज्य में ओबीसी नहीं है, पर वो जब दूसरे राज्य में जाएगा तो वहां वो कंप्लेंट फाइल करने की। अच्छा, एक चीज और है जिसको लेकर विष्णु जी बहुत चर्चा हो रही है कि इस जो कमिटी या जो नया रेगुलेशन था यूजीसी का, इसमें जो शिकायत तंत्र और सजा का जो प्रावधान था वो भी था कि तत्काल जांच सजा, यानी जो अगर एक तो आपने सामान्य वर्ग का छात्र जो है वो शिकायत नहीं कर सकता है, अच्छा उसके खिलाफ शिकायत हो गई तो तुरंत सजा, यानी उसका करियर सीधे तौर पर सवालों के घेरे में होगा। वर्चुअली कैंपस को एक जातिगत बंटने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। बच्चा जब स्कूल में कैंपस में पढ़ने जाता है तो सबसे मिलने जुलने जाता है, सबसे एक समानता की भावना से मिलने जुलने जाता है। तो अगर कैंपस में कानून के माध्यम से इस तरह का डिवीजन किया जाएगा और वो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो हमारा समाज, हमारी फ्यूचर जनरेशंस कहां जाएंगी? ये एक बहुत बड़ा विषय था, प्रश्न था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हियरिंग के दौरान ये बात कही कि कभी भी ये इंटेंशन नहीं हो सकता है कि हम 75 साल पहले चले जाए। आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारा समाज जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लांग के आगे बढ़ रहा है। और इस तरह का अगर कानून और इस तरह की परिभाषा लाई जाएगी तो इससे समाज और डिवाइड होगा और बटेगा। अब मुझे दो बातें बताइए विष्णु जी, एक तो 19 मार्च को अगली सुनवाई है, तब तक क्या होगा, कैसे ये सुनवाई आगे बढ़ेगी, क्या आगे होगा? दूसरी बातचीत मैं इसमें जोड़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि आजादी के 75 साल बाद भी हम जातियों से मुक्त नहीं हो सके हैं, क्या इस कानून से हम पीछे की ओर नहीं जा रहे? ये सवाल पूछना ये क्या दिखाता है, क्या आगे रुख हो सकता है? देखिए, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो अपना जवाब फाइल करें। जो आप कल सीनियर काउंसिल और सब लोग जानते हैं, उनका नाम ले रहे थे, उनसे भी कहा है कि भाई आप वो अपना जवाब फाइल करें। और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की है। अब केंद्र सरकार क्या जवाब देती है उस पर मामला डिपेंड करेगा। पर साथ ही साथ प्राइमा फेसाई कोर्ट को ये कानून कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा, आर्टिकल 14 का वायलेशन लगा, इसलिए पूरे यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगाई गई है। और पूर्व में जो निर्धारित नियम है यूजीसी रेगुलेशंस 2012, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आर्टिकल 142 में उन रेगुलेशंस को प्रभावी किया है। मतलब आज भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है, लोग अपनी कंप्लेंट या शिकायत, सारे वर्ग के लोग अगर कोई ऐसी बात होती है तो वहां जा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक दो बातें और कही थी कि रैगिंग के रूल क्यों हटा दिए गए, और एक आपने ये भी कहा कि अगर हमें इजाजत मिले तो बेहतर रेगुलेशन दे सकते हैं, तो क्या आपके दिमाग में? नहीं, बहुत सारे सजेशंस हैं। देखिए, जब आप किसी कानून की लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वक्फ के मामले में भी हमने जेपीसी के सामने पूरी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करके उनके सामने प्रेजेंटेशन रखी थी, पर वो बात वहां पे नहीं मानी गई। यहाँ पे जब आपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनको आपने बुला के उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनसे उनके रिप्रेजेंटेशंस, उनकी जो राय है, उनके जो मशवरे हैं वो लेने चाहिए थे, और उसके बाद कोई कानून बनाना चाहिए था। इस तरह से एक परिभाषित कर देना, एक वर्ग को ऑपरेसर मान लेना, दूसरे वर्ग को ऑपरेस मान लेना, बिना कोई रिसर्च के, बिना कोई डेटा के, तो ये सीधे सीधे संविधान का वायलेशन है। और इन्हीं सारे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट में हमने चुनौती दी थी, और आगे जब फिर से अगर नई गाइडलाइंस बनने की बात आएगी तो जरूर उस लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हम लोग शिरकत करेंगे और अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे और लेजिस्लेटर्स के सामने भी रखेंगे। ठीक है, विष्णु शंकर जैन जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े आसान शब्दों में समझाया और जो बातें कोर्ट में रखी उनका मतलब भी समझाया। अब मैं आपका